एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। प्रिपरेशन की उसी सीरीज़ में आज आप सभी के लिए टीजीटी के मैथ्स के आपके 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस का ये प्रॉपर सेशन आपके लिए लाए हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक है तो आप ये जो है सेशन उससे ज़रूर देखें, ओके। क्योंकि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही आपके जो है आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कैसे सॉल्व करना है, कितने लेवल तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। ये 2021 के क्वेश्चंस इसमें आपके शामिल हैं। कुछ एक क्वेश्चन आप 2020 के भी हैं, ओके। लेवल 1 के जो स्टूडेंट्स हैं पीआरटी के, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि मैथ्स तो आपके में भी पूछी जाती है, आपके लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है 4536 रुपीज़ को, यानी 4536 रुपये को 4 पुरुष, 5 महिलाओं और 2 लड़कों में बांटा गया। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का जो रेशियो है वो है 7:4:3। इस क्वेश्चन में आपको एक महिला का हिस्सा पूछा गया है, ओके। टोटल अमाउंट आपको दिया है, कितने पुरुष, कितनी महिला, कितने लड़के हैं ये बता दिया गया है, एंड आपको रेशियो भी दे दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शंस दिए हैं आपको 324 रुपीज़ एक महिला का हिस्सा होगा, या 168 रुपीज़, या 224 रुपीज़, या फिर 336 रुपीज़। सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। आप अपना करेक्ट आंसर नोटबुक में साइड में लिख लें, ओके। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा एंड अपना आंसर लिख लिया होगा, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको टोटल अमाउंट दिया है, ओके, एंड ये रेशियो दिया है। इस रेशियो को आपको मान लेना है कि ये है आपका 7x, 4x एंड 3x, राइट। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा आपने 7x, 4x एंड 3x को मान लिया, ओके। अब ये 7x है तो ये 4 पुरुष का है, तो इसलिए आपको 4 पुरुष और इसको मिलने वाला हिस्सा ऐसे लिखना है, ओके। 4 पुरुष 7x एंड सेकंड आपका है 5 महिलाएं, इनको मिले कितना, इनका शेयर है 4x, ओके। नेक्स्ट आपका है 2 बॉयज़ यानी 2 लड़के एंड इनका शेयर है 3x। अब ये सब बराबर किसके है, तो ये सब बराबर है हमारे 4536 यानी 4536 रुपीज़ के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, और फिर जो ये हम लोगों ने लेट किया था कि पर्टिकुलर मेल का 7x है, 4x आपका फीमेल्स का है, 3x जो है वो बॉयज़ का है, इसमें x की वैल्यू को पुट करके और प्रॉपर सबका जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसका आंसर निकाल लेंगे, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये आपका हो जाएगा 4 7 28x प्लस 20x प्लस 2 3 6x इज इक्वल टू 4536, ओके। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हमें मिलेगा 54x, ओके। 54x हमारा बराबर हो जाएगा इस वैल्यू के 4536, राइट। अब यहाँ से हमें जो है वो x वाली जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। x वाली वैल्यू आपकी होगी क्या, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8484। यहाँ से आपको x वाली वैल्यू प्राप्त हो गई है, ओके। अब आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है कि एक महिला का हिस्सा क्या है।
आप ज़रा ध्यान से देखें तो एक महिला का हिस्सा क्वेश्चन में दिया है 4 रेशियो में, ओके, एंड हमने उसे माना है 4x, तो हम जो है वो 4 में x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें प्रॉपर फीमेल का जो रेशियो है, उनका शेयर है, वो पता चल जाएगा। तो चलिए वैल्यू को रख के आंसर आप निकाल लीजिएगा, ओके। यहाँ पर फीमेल का जो शेयर है वो है 4x, मतलब 4 × 84। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 और 33, 336 रुपीज़ एक आपका फीमेल का शेयर बन जाएगा, ओके। यानी एक महिला का हिस्सा 336 रुपीज़ होता है, ओके। ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये वैल्यू गिवन है, सो फोर्थ ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो सबसे पहले आपको प्रॉपर एक वैल्यू दी गई है कि टोटल हमारे पास 4536 रुपीज़ हैं। इन्हें 4 पुरुष 5 महिला और 2 लड़कों में बांटना है। एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के का जो हिस्सा है रेशियो में वो 7:4:3 है, जिसे हमें सॉल्व करके पूरा एक महिला का हिस्सा निकालना है रुपए में, ओके। यहाँ पे रेशियो में नहीं, रुपए में निकालना है वैल्यू को। तो सबसे पहले हमने जो रेशियो वैल्यू दी गई थी इससे 7x 4x और 3x को लेट कर लिया, ओके। उसके बाद में 4 पुरुष दिए थे तो रेशियो वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इसे अपने 4536 के बराबर कर दिया। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है जो है आपका 84, ओके। 84 जब हमें x की वैल्यू मिल गई एंड फीमेल वाला जो हमारा रेशियो था वो था क्या 4x, तो यहाँ से हमने फीमेल का शेयर आसानी से निकाल लिया विच इज़ 336 रुपीज़, ओके। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ओके। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, एक पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, यानी एक व्हील की जो रेडियस है वो आपको 35 सेंटीमीटर दी गई है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगा आपको बताना है। 4800, 4990, 5000, 5020, कितने चक्कर आपका ये लगाएगा आपको बताना है, ओके। सो जल्दी से आप इसे सॉल्व करिए और आप अपना आंसर निकालिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो सॉल्व करिए क्वेश्चन को और आप अपना करेक्ट आंसर निकाल लीजिए। आई होप आप सभी ने अपना करेक्ट आंसर निकाल लिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ओके। सबसे पहले आपको दिया है कि एक पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, यानी आपको जो रेडियस है वो दे दी गई है 35 सेंटीमीटर, ओके। फिर आपसे कहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा, ठीक है, कितने चक्कर लगाएगा एक व्हील। तो आप अगर एक व्हील को ध्यान से देखें तो अगर व्हील इधर से चलना शुरू करता है और ऐसे करके वो चलते 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 वापस अगर इस प्लेस पर आता है तो ये उसका एक चक्कर हुआ एंड हम इसका कहते हैं परिधि। ये वृत्त की परिधि हुई, यानी सरकमफ्रेंस हुआ ये, ओके। तो यानी जब एक पहिया एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो वो एक सरकमफ्रेंस की दूरी को तय कर लेगा। जो उसका सरकमफ्रेंस निकलेगा वो उसका एक चक्कर होगा, ओके। यानी आर आपको दिया है 35 सेंटीमीटर और अगर हमको एक चक्कर की दूरी का तो पहले पता करना होगा, एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। चक्कर की दूरी होगी, एक चक्कर में जो दूरी है वो मतलब परिधि हुई, ओके। सर्कल का सरकमफ्रेंस हुआ, ओके, जो होता है आपका 2πr। तो यहाँ पर 2 हमें दिया है, 22/7 हमें पता होता है और परिधि आपको दी है 35 सेंटीमीटर, ओके। सो ये आपका निकल आया
कितना 220 सेंटीमीटर। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चक्कर जो एक पहिया घूमता है उसमें वो 220 सेंटीमीटर घूम लेता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी है वो दी है सेंटीमीटर में, और क्वेश्चन की वैल्यू हमें दी है 11 किलोमीटर। तो इस किलोमीटर वाले को हम पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ओके, तो इस 11 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 11 लाख। ओके, 11 लाख जो है सेंटीमीटर हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। अब हम 11 लाख सेंटीमीटर में से अगर 220 का डिवाइड कर दें तो हमें जो चक्कर हैं कितने लगे ये पता चल जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चक्करों की संख्या, ओके, यानी 11 लाख अपॉन 220। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 5000 मिल जाएगा। यानी सो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो 5000 चक्कर आंसर निकल आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर आपको दी गई है, 11 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है, तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ओके, जैसा कि हम जानते हैं एक चक्कर आपका होता है एक सर्कल का या एक व्हील का पूरा सरकमफ्रेंस। ओके, यानी जब उसका एक चक्कर लगेगा तब वो अपनी सरकमफ्रेंस जो है उसका उतनी डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा। यानी सरकमफ्रेंस होता है आपका 2πr। 2πr में अगर जब वैल्यू रखेंगे तो हमें जो डिस्टेंस है वो मिल गई 220 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो 220 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में तो 11 किलोमीटर दिया है, तो इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। हम इसे बदल देंगे तब हम ये एनालिसिस करेंगे कि एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर का एक चक्कर, तो 11 लाख सेंटीमीटर में कितने चक्कर निकलेंगे। ओके, यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ओके, और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। आंसर है थर्ड ऑप्शन 5000 चक्कर। 5000 सेंटीमीटर नहीं, 5000 चक्कर। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है और आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। ओके, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए और एक सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको आएंगी तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट या 1 मिनट में आ जाएगा। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको व्यास यानी डायमीटर दिया गया है। डायमीटर आपका दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से पहले तो रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस होती है हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस होता है आपका डायमीटर का आधा। ओके, राइट। सो अब हमें निकालना है अर्धगोले यानी ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना आप याद कर लीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। सो आपने देखा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अब बस आपको वैल्यू को रखना है और बस आंसर आ जाएगा। तो 3π की वैल्यू हम सभी को पता है 22/7 एंड r की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो 7 × 7, क्योंकि r का स्क्वायर है तो r × r मतलब 7 × 7। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले तो आपको डायमीटर से रेडियस को फाइंड आउट करना है। रेडियस आ गई तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू को रख देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपली आपको जो कोन, सेमी सर्कल, सर्कल, सिलेंडर, इन सभी के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप सभी नोट करके कॉपी में कहीं फॉर्मूलाज को याद कर लें। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उस घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा जिसका मुख्य विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। आपको बताना है घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपसे पूछा है और आपको मुख्य विकर्ण दिया है 4√3 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूला याद होने चाहिए। पहले तो आप सभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और आप अपना करेक्ट आंसर पता करिए कि क्या आपने करेक्ट आंसर निकाला है, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। सो इसको सॉल्व करने के आपको दो फॉर्मूला याद होने चाहिए। ओके, पहला आपका घन का विकर्ण एंड दूसरा आपका घन का आयतन। ओके, अगर आपको ये दोनों याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विकर्ण घन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी घन का विकर्ण। ओके, घन का विकर्ण ये होता है √3a। ओके, √3a एंड घन का आयतन होता है a³। ओके, सो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज़ इस क्वेश्चन में होगा एंड तब आपको जाकर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो पता चल जाएगा, राइट। सो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको घन का विकर्ण जो वैल्यू है वो गिवन है, तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a आपका जो है वो आपका प्राप्त हो जाएगा। ओके, सो हमारा मेन एम है a की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो वो हमें वैल्यू को पुट करके मिल जाएगी। सो आपको जो विकर्ण है वो दिया गया है √3a की वैल्यू आपको दी गई है 4√3। ओके, सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 4, √3 आपके ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, a आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। जब हमें a पता चल गया तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी पता चल जाएगा, यानी आयतन आपको पता हो गया a³। ओके, a की वैल्यू हमें मिल गई है 4, 4 का क्यूब क्या होता है ये आपको रटे होने चाहिए। क्यूब, स्क्वायर्स, टेबल, ये सब आपको एकदम फ्लुएंटली याद होना चाहिए। 64 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर आपका घन का आयतन निकल आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 में ये हमें गिवन है। तो देखा, जब आपको फॉर्मूला याद होते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन की या जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उन सभी की प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार इस क्वेश्चन को देखा तो आपको याद हो गया। आप खुद से आयतन की वैल्यू कुछ मान सकते हैं और विकर्ण निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाकर फ्रेम कर कर खुद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जब आप इस तरीके से एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ओके, एंड मैथ्स आपका प्रैक्टिस का ही नाम है, तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। अभी आपके पास जो है वो बहुत सारा टाइम है, आप उसे यूटिलाइज़ करें अच्छे से। सो यहाँ आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर आ जाता है। 3rd ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसके वास्तविक मूल्य को बहाल करने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। ओके, आपको बताना है एक वस्तु के मूल्य में अगर 10% की कमी की गई है तो उसका वास्तविक मूल्य वापस पाने के लिए आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन है आपके 10%, 9 होल 1/11%, 11% या फिर आपका 11 होल 1/9%। सो सॉल्व करिए और बताइए कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। निकालिए आप अपना आंसर। सो क्वेश्चन में आपको कहा है कि वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। ओके, यहाँ पे जो 10% आपको दिया है इसकी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, आपको जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो याद होनी चाहिए जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। 10% होता है आपका 1/10। ओके, यानी किसी वस्तु का मूल्य अगर 10 था तो उसमें एक की कमी हो गई है, एक की कमी हो गई है तो हमें जो मूल्य है वो 9 प्राप्त हुआ है। ओके, यानी किसी वस्तु का जो प्राइस था वो 10 था और कम होकर वो 9 हमें प्राप्त हुआ है। अब कह रहा है कि जो वास्तविक मूल्य है उसको वापस पाने के लिए हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी वापस पाने के लिए तो जो हमारा वास्तविक मूल्य है वो है 10, यानी ओरिजिनल प्राइस आपका 10 आपका है, एंड जो बदला हुआ कम होकर जो वैल्यू हमें मिली है चेंज्ड प्राइस वो है 9। ओके, तो अब हम अगर देखें तो हमें वापस 10 को प्राप्त करने के लिए 9 में क्या वृद्धि करें। तो 10 और 9 का आपका जो डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, यानी एक की वृद्धि करेंगे किस पे, 9 पे, और इसका प्रतिशत आप निकाल लीजिए। एक की वृद्धि 9 पर और उसकी परसेंटेज वैल्यू आपको 100/9 आपको ये मिल जाएगा। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 11 होल 1/9% होगा। ओके, यानी किसी वस्तु का मूल्य था उसमें 10% की कमी हो गई, फिर वापस हमें उसके वास्तविक मूल्य को पाना है जिसमें हमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। यानी हमें 11 होल 1/9% की वृद्धि करेंगे तब हमें वापस से उस मूल्य को हम प्राप्त कर लेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के आपका जो एक्स मेथड है, एक्स वाई मेथड, वो भी होता है बट वो आपका थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे करें, आपको जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन हो आप उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू याद कर लें एंड फिर आप ऐसे आगे चलकर लाइन से सॉल्व करते जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 3 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़के होने की प्रायिकता क्या है। ओके, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन है आपके 1/8, 1/2, 1/8, 3/4, 7/8। क्या होगा करेक्ट आंसर। तीन बच्चों का परिवार है, यानी एक परिवार है जिसमें आपके 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों में कम से कम एक लड़के होने की प्रायिकता आपको बतानी है। सो आपको प्रायिकता का पहले तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभावित परिणाम, संभावित परिणाम अपॉन कुल परिणाम। ओके, आपको जो भी संभावित परिणाम है उनको टोटल परिणामों की तुलना करनी है, आपका ये प्रायिकता निकल आता है। तो सबसे पहले आपको संभावित परिणाम निकालने होंगे कि कितने हो सकते हैं एक लड़के होने के संभावित परिणाम। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बॉयज़ को बी
डिनोट कर लेना है एंड गर्ल्स के लिए जी डिनोट कर लेना है। ओके, एक लड़का बी है और एक लड़की बी जी है। ओके, सो इस तरीके से आपको पहले कुल संख्या निकाल लेनी है संभावित परिणामों की, यानी 3 बच्चे हैं तो तीनों की पहले तो कुल संख्या निकाल लेनी है, यानी हो सकता है तीनों बॉयज़ हो। ओके, टोटल बच्चे हो सकता है तीनों आपके गर्ल्स हों, राइट। हो सकता है आपके 2 बॉयज़ हों 1 गर्ल हो। ओके, हो सकता है 1 बॉय हो 2 गर्ल हो, राइट। फिर एक हो सकता है कि 1 बॉय फिर गर्ल एंड फिर बॉय हो। फिर हो सकता है गर्ल बॉय बॉय हो। ओके, हो सकता है गर्ल बॉय एंड बॉय हो। फिर आपका हो सकता है गर्ल बॉय एंड गर्ल हो। ओके, एंड देन आपका हो सकता है तीनों जो बच्चे हैं उनमें गर्ल गर्ल और एक बॉय हो। ओके, तो ये तो हो गई आपके कुल संभावित परिणाम। अब हम देख लेते हैं कम से कम एक लड़का परिणामों की संभावित संख्या। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कम से कम एक बॉय। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बॉय, तीनों बॉयज़ हो सकते हैं। फिर 2 बॉयज़ 1 गर्ल हो सकती हैं। ओके, फिर आपका 1 बॉय 2 गर्ल, 1 बॉय गर्ल और बॉय आपका 1। ओके, देन गर्ल बॉय एंड बॉय ये हो सकता है। फिर 1 लड़की लड़का और 1 लड़की। ओके, उसके बाद आपका 2 लड़की और 1 लड़का, यानी आपको देखना है कि टोटल में से कितनों में आपका कम से कम एक लड़का होना चाहिए। सो अगर आप इन्हें काउंट करें तो बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़। सो अगर आप टोटल की बात देखें, ओके, तो टोटल में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपकी 8 पॉसिबिलिटी ये संभावित परिणामों की कुल संख्या आपको प्राप्त हुई है। अब आप वो परिणाम देखें जिसमें कम से कम एक लड़का था, वो आपका था 1 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि जो ऑल 3 गर्ल्स थी ये आपका काउंटेबल नहीं था क्योंकि इसमें आपका एक भी लड़का नहीं है। इसलिए अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपका जो प्रायिकता बनेगी वो होगी 7/8। सो ये आपका इरेज कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी 7/8, यानी कम से कम एक लड़के होने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 7/8। ऑप्शन नंबर 4 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रायिकता का आपका फॉर्मूला होता है संभावित परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ठीक है। कुल पहले हमें देखना है कि 3 बच्चों वाले परिवार में 3 बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं। हो सकता है तीनों बॉयज़ तीनों गर्ल्स, इस तरीके से हमने सारी पॉसिबिलिटी आपकी बना ली, तो हमें कुल पॉसिबिलिटी जो है वो 8 मिल गई। फिर हमने कम से कम एक बॉयज़ वाली पॉसिबिलिटी थी उन्हें फ़िल्टर अलग करा, तो वो हमें संख्या प्राप्त हुई 7। ओके, तो हमसे पूछा गया था कम से कम एक लड़के होने की प्रायिकता, तो वो हमारी हो गई 7/8। इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 6 वस्तुएं 5 रुपये में खरीदी और 5 वस्तुएं 6 रुपये में बेच दी। आपको लाभ प्रतिशत बताना है। ओके, क्या होगा लाभ प्रतिशत? आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं 20%, 30%, 40% या फिर 44%। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। ओके, एंड इनको करना आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। तो चलिए सॉल्व करिए और पता करिए कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के आपके 2 मेथड होते हैं। पहला आपका बेसिक मेथड जिसमें आप फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, दूसरा आपका ट्रिक। ओके,
शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड देख लेते हैं, जिसमें आपका बेसिक फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा है, तो आपका लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ होगा। लाभ आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी SP माइनस CP। ओके, नेक्स्ट होता है आपका लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके, ये दोनों बेसिक फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, और इसके जैसे आपको अगर वैल्यू या आपकी चेंज भी मिल जाए तो भी आपको इसी मेथड से इसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक मेथड। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि वस्तु यानी आर्टिकल। ओके, 6 आर्टिकल का जो खरीदी, यानी 6 आर्टिकल आपकी 5 रुपये में खरीदी से आपका मिल रहा है क्रय मूल्य का आपको पता चल रहा है, यानी 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 रुपये है। 6 वस्तुओं का, 6 आर्टिकल्स का CP क्रय मूल्य 5 रुपये है। तो आप एक आर्टिकल का CP यहाँ से निकाल लीजिए, आ जाएगा 5/6 रुपीज़। ओके, अब आप दूसरी कंडीशन देखें, जिसमें लिखा है 5 वस्तुओं जो हैं वो 6 रुपये में बेची हैं, यानी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको दिया है 6 रुपये। ओके, यानी 5 आर्टिकल का SP है 6 रुपये, तो एक आर्टिकल का SP आप निकाल लीजिए, यानी 6/5। ओके, अब हमको प्रॉफिट पता करने के लिए CP और SP दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एंड क्वेश्चन में हमको ये CP पता चल गया और SP पता चल गया। ओके, तो अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 6/5 माइनस 5/6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 11/30। ओके, यानी हमें टोटल जो फ़ायदा है वो लाभ 11/30 का हुआ है। ओके, अब हमें जब प्रॉफिट पता चल गया, CP पता चल गया, तो हम इसका लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला भी गया है। ओके, लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP। कितना है? CP इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 11/30 इंटू 6/5 इंटू 100। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 10 10 5 2 10 3 2 6 2 2 4 एंड 4 11 44, यानी 11 4 44%। सो ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट। सो आपने देखा कि आपका दो बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके आपने आसानी से प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। सबसे पहले आपको 6 आर्टिकल का CP दिया था 5 रुपये, आपने एक आर्टिकल का CP निकाल लिया। उसके बाद आपको दिया था 5 वस्तुओं का 6 रुपये में बेची गई, यानी 5 आर्टिकल का SP है 6 रुपये, तो आपने एक आर्टिकल का निकाल लिया। उसके बाद में आपने प्रॉफिट निकाल दिया आसानी से। ओके, प्रॉफिट के बाद आपने अगली स्टेप में ये प्रॉफिट परसेंटेज को निकाल दिया। आपका करेक्ट आंसर 44% आ गया है, यानी 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को ये बेसिक मेथड क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इन फॉर्मूलाज को बिना यूज़ करे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, आपको बस उनको आसानी से सॉल्व करना होगा। ठीक है, वो आपका आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड। एक बार हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक और लिखने हैं आपके रुपए, आपको जो दिए गए हैं, एक और इस ओर लिखना है वस्तु। ठीक है, आपको रुपए में बताया है 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदी। ओके,
एंड सेकेंड लाइन आपको बताई गई है कि 5 वस्तुएं 6 रुपये में बेची, यानी 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची। ओके, एंड इतना लिखने के बाद आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, जब आप इस वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका ये CP आ जाएगा, एंड जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास SP आ जाएगा, यानी 5 5 जा 25 आपका CP हो गया, एंड 6 6 जा 36 आपका ये SP हो गया। यानी 25 रुपये की चीज़ आपने ख़रीदी और 36 रुपये की वो आपने बेच दी। ओके, यानी अगर हमने कोई चीज़ 25 रुपये की ख़रीदी है और उसे 36 रुपये का बेच दिया है तो सिंपली यहाँ पर हमें लाभ हुआ है। ओके, कितने रुपए का लाभ हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिए। आपको 25 की चीज़ 36 रुपये की बेची तो सिंपली 11 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें जो वैल्यू है वो चाहिए होती है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके, सो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया है 11, राइट? ऑप्शन है क्या? सो प्रॉफिट आपने 11 था, ऊपर रख दिया। CP आपको 25 है। ओके, आपने रख दिया वैल्यू को, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 4 जा 100, 44% प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा जो आपका 4th ऑप्शन में दिया गया है। ओके, सो इस तरीके से ये आपका जो है वो शॉर्टकट मेथड होता है। इस तरीके से आपका ये ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक व्यक्ति ने 6 वस्तुएं 5 रुपये में खरीदी, 5 वस्तुएं 6 रुपये में बेची, लाभ प्रतिशत बताना है। सबसे पहले आपको एक तरफ रुपए लिखने हैं और वस्तु को इस तरफ लिख लेना है। ओके, 5 रुपये की 6 वस्तुएं, फिर 5 वस्तुएं हैं 6 रुपये की, ठीक है। यानी 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी और 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेच दी। फिर आप जब इस प्रॉपर वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस और आपका CP निकल कर आएगा, एंड इस तरफ आपका SP की वैल्यू आएगी। 25 यानी 5 5 जा 25 आपका CP आ गया और 36 आपका SP आ गया। 25 रुपीज़ आपने कोई चीज़ खरीदी और 36 रुपये की बेच दी तो आपको सिंपली 11 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ओके, जब 11 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया तो आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। यानी प्रॉफिट हमें दिया है, CP हमें पता है, 100 मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल लेंगे, 11 अपॉन 25 इंटू 100 कर देंगे तो 44% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता? बहुलक, माध्य, माध्यिक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। ओके, सो आई होप आप सभी को आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माध्य। ओके, माध्य को आलेखीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसका निर्धारण संभव नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो √6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ओके, आपके ऑप्शन है, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और अपना आंसर फाइंड आउट करिए। सो जिन्हें ये क्वेश्चन करना आता है उनके लिए तो आसान है, वो सॉल्व कर रहे होंगे, बट जिन्हें क्वेश्चन नहीं आता है वो आप ध्यान से सुने। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जैसे कि आपको त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की नहीं समबाहु त्रिभुज की, ओके, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों आपको जो रूल फॉर्मूला हैं वो पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ओके, तो आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है, जानना है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई।
सो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की हाइट आपको पता होनी चाहिए। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको हाइट का फॉर्मूला होता है √3a/2। ओके, नेक्स्ट आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3a² / 4। ओके, तो अब हमें जो क्वेश्चन है उसमें ये हाइट आपको दी गई है, तो हाइट आप इक्वल कर दीजिए, यानी √6 = √3a/2। ओके, यानी रूट यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2√2। ओके, 2√2 सेंटीमीटर आपकी a की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब आप एरिया में इस a की वैल्यू को रख दीजिए, तो एरिया = होता है √3 × 2√2² / 4। ओके, यहाँ से जब एरिया आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है 2√3 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है √3a/2, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3a² / 4। दोनों में वैल्यू रख देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका 2√3 यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती और 9 और 25 का मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। यानी 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालिए और 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालिए, फिर उन दोनों का रेशियो आपको बताना है कि क्या होगा। सो इस क्वेश्चन में आपको तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती दोनों निकालने हैं और दोनों को निकालने के बाद उनका रेशियो निकालना है। ओके, सो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला आपको तृतीयानुपाती निकालना आना चाहिए, सेकेंड थिंग आपको मध्यानुपाती निकालना आना चाहिए, एंड देन फिर आपको रेशियो निकालना होगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग तृतीयानुपाती निकालना सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी वैल्यू का तृतीयानुपाती सॉल्व करते हैं। ओके, सो तृतीयानुपाती निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका b² / a। ओके, सो b² / a लिखेंगे। ओके, तृतीयानुपाती में आपको 2 संख्याएं दी होती हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में 12 और 30 दी गई है, राइट। 12 और 30 में हमारी जो वैल्यू है वो होती है, ये a वैल्यू है एंड ये आपकी b वैल्यू है। ओके, यहाँ पर b² दिया है यानी 30 × 30, a का हमें 12 दिया है तो यहाँ 12 लिख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 75 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए। सो आपको बेसिकली यहाँ पर 25 एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो आपकी तृतीयानुपाती होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मध्यानुपाती आपको निकालना बोला है, मध्यानुपाती। ओके, मध्यानुपाती निकालने के लिए आपको जो भी a एंड b 2 संख्या दी गई हैं उन्हें आप अंडर रूट में लिख दें। ये आपका मल्टीप्लाई में करके आप अंडर रूट में लिख दें, ये आपका मध्यानुपाती होता है, यानी √ab। ओके, रूट अंडर रूट में ab। ओके, तो चलिए जो हमें वैल्यू दी गई है हम उनका कर लेते हैं, मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। 9 × 25। ओके, यहाँ पर हो जाएगा, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लें या फिर आप सो मध्यानुपाती यहाँ पर हमें निकालना है तो हमने इसको ब्रेक कर दिया है। ओके, 9 को हमने 3 का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया है। स्क्वायर हटते यहाँ पर 3 × 5 हो जाएगा जो हमारा 15 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 15 हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा और 75 75 हमारा तृतीयानुपाती हो जाएगा। ओके,
जब हमने तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती फाइंड आउट कर लिया तो अब हमें सिंपल अनुपात निकालना है, वो हो जाएगा आपका। ओके, रेशियो निकालने के लिए आपको एक और 75 लिखना होगा जो कि हमारा तृतीयानुपाती है, और दूसरी तरफ आपको 15 लिखना होगा जो हमारा मध्यानुपाती है। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 15 बन जा 15 और 15 5 जा 75, यानी जो रेशियो हमें मिला वो हो गया 5:1। ओके, 5:1 आपका यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो गया है, जो हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले आपको तृतीयानुपाती निकालना है b² का यूज़ करके। ओके, चाहे तो आप वो प्रॉपर प्रोपोर्शनल मेथड भी लगा सकते हैं, 12:30 प्रोपोर्शनल 30:x, बट वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए b² लिखें और तृतीयानुपाती निकाल लें। √a भी लिखें, मध्यानुपाती निकाल लें, फिर दोनों का यहाँ पर रेशियो निकाल दें। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक वीडियो में आपके कंप्लीट नहीं हो पाए, वीडियो बहुत बड़ी हुई जा रही थी, इसलिए पार्ट 2 आपका इसका ज़रूर आएगा। उसके लिए आप रेडी रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ कम ही हैं, अभी और बचे हुए हैं, ठीक है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करे जाएंगे। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आयामों के जो डायमेंशन है तीनों, इनके घनाभ के रूप में लोहे के एक ठोस टुकड़े को एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, आपको ये बताना है। ओके, यानी घनाभ का आपका जो ये डायमेंशंस हैं ये दी गई हैं, और गोले की त्रिज्या आपको फाइंड आउट करनी है। ये तीन डायमेंशन दी गई हैं, इसका अर्थ है ये आपका घनाभ का आयतन है। ओके, और घनाभ का आयतन होता है आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है घनाभ का वॉल्यूम। ओके, एंड यहाँ पे जो एक ठोस टुकड़े के रूप में ढाला जा रहा है, इसका अर्थ है आपका गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन होता है आपका 4πr³/3। तो 4πr³/3, और ये जो डायमेंशंस हमें दी गई हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, हमें इन दोनों को बराबर कर देना है। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमें r की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें इसमें घनाभ का आयतन और गोले के आयतन का फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो गोले का आयतन है, गोले का आयतन वो बराबर है घनाभ के आयतन के, राइट। तो गोले का आयतन होता है 4πr³/3 = 49 × 33 × 24। ओके, यानी 22r³ = 49 × 33 × 6 × 3 × 7। ओके, ठीक है, यहाँ से हमें r³ की वैल्यू प्राप्त हो गई, जो कि होती है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो r³ की वैल्यू हमें मिल जाएगी 21³ के इस बराबर, यानी r की वैल्यू जो है वो हमें 21 यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सरल था, तब जब आपको क्वेश्चन को समझ आना चाहिए। ओके, और आपको उसके जो फॉर्मूला हैं वो याद होने चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज आपका कौन सा है? समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या फिर आयत? क्या है आपका ये करेक्ट आंसर? आप सभी को बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये समचतुर्भुज। ओके, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी
ये है आपका एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके। विकर्ण जो है AC, ये एक दो विकर्ण है, एक AC विकर्ण और एक DB विकर्ण, ओके। और ये जो है AC और BD, यानी AC और BD ये आपके समान नहीं हैं, पर समकोण पर एक दूसरे को विभाजित जरूर करते हैं, इसलिए ये आपका जो है एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 64 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ओके। क्या होगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, बताना है आप सभी को। आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ओके। जब दो घनाभ आपस में जुड़ते हैं तो परिणामी आकृति जब दो घन आपस में जुड़ते हैं तो परिणामी आकृति होगी वो आपकी एक घनाभ की बनेगी, ओके। यहाँ पर घन का आयतन के थ्रू हम बाकी सारी जो वैल्यू हैं वो निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। घन का आयतन होता है A³, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ओके। घन का आयतन होता है A³, घन का आयतन होता है A³, हमें दिया है 64, मतलब A³ की वैल्यू 64 है, तो A की वैल्यू आ जाएगी 4। A की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर आपका निकल आया, ओके। इसलिए जो घनाभ की लंबाई होगी वो हो जाएगी आपकी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, और हाइट एंड ब्रेथ ये दोनों आपकी होंगी 4 सेंटीमीटर, ओके, राइट। सो अब हाइट, ब्रेथ और आपकी लेंथ तीनों की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 32 प्लस 16 प्लस 32, राइट। एंड आपका जो है 2 इंटू, इनको आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा। सो ये हो जाएगा आपका 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा जो हमें ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ओके। तो सबसे पहले हमने घन के आयतन के थ्रू A की वैल्यू निकाल दी, और A की वैल्यू फाइंड आउट करते ही आपका जो परिणामी घनाभ था उसकी लंबाई 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गई, ओके। अब इसको वैल्यूज़ को हमने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में पुट करा, और फिर अपना जो है वो प्रॉपर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू हमें निकल कर मिल गई, ओके। 3rd ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो है वो बेसिक मेथड भी होता है XY के थ्रू, और एक आपका फॉर्मूला या शॉर्टकट होता है, तो हम लोग उस शॉर्टकट मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं, ओके। वह एकल छूट क्या है जो 10% और 20% और 25% की क्रमिक 3 छूटों के बराबर है, ओके। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, और वो है x + y - xy/100, ओके। ये है वो बेसिक फॉर्मूला जिसमें हम इस वैल्यूज़ को रखेंगे और अपने जो क्वेश्चन है उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें इन दो संख्याओं को लेकर इसे सॉल्व करना होगा, यानी 10 और 20। x और y के स्थान पर हमें 10 और 20 को रख देना है, ओके, एंड इसे आपका सॉल्व कर देना है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे आपका तो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा 30 - 2 यानी 28%। अब इस 28% एंड 25% का निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका 28 +
25 माइनस 28 इंटू 25 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें इसमें जो है 53 माइनस 7 हो जाएगा, 46% वाली जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी। ओके, सो जैसा कि आप सभी ने देखा कि करेक्ट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया है। सो ये एकल छूट निकालने का जो फॉर्मूला है, इसका होता है फॉर्मूला ये x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्योंकि हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए गए हैं 10, 20 और 25, इसलिए हम पहले 2 को लेकर चलेंगे और फिर जो 2 में से उसका एक वैल्यू निकलेगा उसको 25 के साथ मिला करके नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोगों ने x एंड y के स्थान पर 10 और 20 रख के अपनी वैल्यू 28% निकाल ली। उसके बाद हम लोग जो है 28 और 25% को रखकर दोनों का जो है सॉल्व करके यहाँ पर जो है 46% वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, सो इस तरीके से जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या को 1 से 100 तक लिया जाता है, इसके एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? ओके, सिंपल, टोटल नंबर हमें दिया है 100। ओके, और अभाज्य संख्या आपको प्राप्त करनी है, यानी अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। तो आप 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं चाहे तो लिख लें, चाहे आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको याद होता कि 1 से 100 तक आपकी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 25 होती हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल 5-6 सेकंड का था। ओके, चूँकि आपको नहीं पता है इसलिए आप इन्हें लिख लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ओके, 19, 23, 29, 31, 37, 37, 41, 43, 47, 53 और आपका 59, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये आपकी जो है टोटल हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं कितनी? 25। ओके, तो प्रायिकता में जो होता है वो चुनी गई संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। Na अपॉन NS कर देंगे फॉर्मूला। ओके, Na दिया है हमें 25 और NS हमको पता है क्वेश्चन से 100। बस 2500/100 को सॉल्व कर देंगे तो 25 चक्कू 100 यानी 1/4 हमारी ये जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1/4, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। प्रोबेबिलिटी निकालने का रूल होता है आपका Na अपॉन NS। ओके, यानी संभावित जो है संख्या बटे कुल संख्या। ओके, तो आपके यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं हैं टोटल वो 25 होती हैं, कुल है 100। 25/100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे 1/4, यानी जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 1/4 आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट है, रेखा 4x + 3y - 4 = 0 की प्रवणता क्या है? यानी स्लोप ऑफ द लाइन 4x + 3y - 4 = 0 इज व्हाट? ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। सो हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक रेखा का सामान्य समीकरण होता है y = mx + c। ओके, ये y = mx + c हम सभी ने पढ़ा था, जिसमें जो m है वो आपकी प्रवणता होती है, प्रवणता, राइट। सो अब हमें जो समीकरण दिया गया है 4x + 3y - 4 = 0, इसे करेंगे सॉल्व। तो 4 को उठाकर इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा
y को एक तरफ कर देंगे और x वेरिएबल है उसे एक तरफ कर देंगे। ओके, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन 3। ओके, इसे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर कराएंगे तो हमें जो है वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी m की, यानी इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तब m की वैल्यू हमें माइनस का 4 अपॉन 3 प्राप्त हो जाएगी। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये बेसिक जो है वो इक्वेशन याद रखनी है अपनी स्लोप की, लाइन की। ओके, यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है तो हमें अपनी इक्वेशन को भी उसी फॉर्म में बनाना होगा, यानी 3y इज इक्वल टू पहले 4 माइनस का 4x प्लस 4 कर देंगे, फिर जो ये 3 है इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 3x और प्लस का 4 अपॉन 3। तो x के साथ हमारा m है तो m जो है x के साथ वाली वैल्यू है, यहाँ पर भी x के साथ वाली वैल्यू ही हमारी m होगी, इसलिए m बराबर हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 3। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं हैं 3:4, उनकी ऊंचाई है 2:3। तो अब आपको उनके आयतन का अनुपात निकालना है। ओके, आयतन का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमें बेलन का आयतन और बेलन का शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए, यानी बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। तो बेलन का यानी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड आपका कोण का होता है, शंकु का ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, सो अब हम लोग मान लेते हैं कि जो बेलन की त्रिज्या है, यानी बेलन की त्रिज्या है आपकी कैपिटल आर, और लिख लेते हैं इसे, बेलन की त्रिज्या है कैपिटल आर और शंकु की है त्रिज्या स्मॉल आर। सिमिलरली एच जो है कैपिटल एच वो बेलन की ऊंचाई है, ऊंचाई बेलन की ऊंचाई है, बेलन की कैपिटल एच और शंकु की हो जाएगी स्मॉल एच। ओके, अब जब हमें पता चल गई हैं तो अब हम इन्हें कंपेयर करा लेते हैं। ओके, जो हमारी रेशियो दिया है हमें त्रिज्याओं का, यानी 3:4 हमें दिया गया है, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/r और h अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ओके, इतना हो गया। अब हमें अपने फॉर्मूले की तरफ आना है और r और h की वैल्यू को एज इट इज़ रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी अपॉन में दिया है आयतन निकालना है, आयतन का जो है वो अनुपात निकालना है। ओके, तो जो हमें आयतन है वो दोनों अनुपातों में लिख देने हैं, यानी पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो ये आर होगा ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू को रख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1/3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रेशियो है वो 9:8 आ जाएगा। ओके, 9:8 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच लिखना है, शंकु का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच लिखना है। यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लीजिए और शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लीजिए। तो जो रेशियो दिया है त्रिज्याओं का वो हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर बराबर 3/4।
अब ऊंचाई पर आ जाते हैं, तो बेलन की ऊंचाई हो गई कैपिटल एच और शंकु की ऊंचाई हो गई स्मॉल एच। ओके, रेशियो पे आते हैं तो कैपिटल एच अपॉन स्मॉल, यहाँ पर आपका एच होगा। ओके, स्मॉल एच और फिर इसका रेशियो हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर रेशियो कर लीजिए आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसे सॉल्व करने पे आपका 9/8 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है उस कोण का माप जो इसके संपूरक का 4 गुना है, यानी उस कोण का माप ज्ञात करना है जो इसके संपूरक का 4 गुना है। आपको ऑप्शन दिए हैं 36 डिग्री, 144 डिग्री, 155 डिग्री या 180 डिग्री। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। ओके, तो जल्दी जल्दी से आप सभी अपना आंसर निकाल लीजिए। सो बेसिकली यहाँ पे जो संपूरक कोणों का अर्थ है, उसका जो अर्थ हुआ वो है कि उनका योग जो है वो 180 डिग्री होगा। ओके, यानी संपूरक कोणों का अर्थ है कि उनका जो एडिशन है, उनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारा एक कोण x है और दूसरा कोण 4x है। ओके, 4 गुना है, राइट। तो x प्लस 4x इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री के बराबर हो गया। यहाँ से हमको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 डिग्री। तो एक कोण का माप, तो एक कोण आ गया आपका ये 360 डिग्री। अब 4 गुना वाला है उसका आपको निकालना है, यानी 4x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 इंटू हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 104 डिग्री, 144 डिग्री। मतलब कि कोण का माप जो इसके संपूरक का 4 गुना है वो है 144 डिग्री। ओके, 144 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? √7 सेंटीमीटर, 2√7, 3√7 या फिर 5√7। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, सॉल्व करिए। सो इस क्वेश्चन में आपको एक वृत्त है। ओके, इसकी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर दूर, यानी एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु खींची गई है, स्पर्श रेखा बना रही है। ओके, यानी 8 सेंटीमीटर लंबी एक ये रेखा है और यहाँ पर ये एक स्पर्श रेखा बना रही है। ओके, यानी आपसे ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे ये आपको 6 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या दी है, 8 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक ये बिंदु थी जिसमें से एक रेखा खींची गई। ओके, अब यहाँ पर आपको जो है वो स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है, यानी ए बी की आपको जो है वो लंबाई बतानी है। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जो ट्रायंगल ए बी सी है ये हमारा जो है 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री है, पता चल रहा है हम लोग को। यहाँ पर हमें बी सी की जो है वो लंबाई दी गई है, ए सी की लंबाई दी गई है और ए बी की हमें पूछी गई है, यानी बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है। हमको ए बी की जो है वो वैल्यू निकालनी है, राइट।
सो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि 90 डिग्री ये बना रहा है स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के लंबवत जब होती है तो हमारा 90 डिग्री बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है उसे अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होगी आपकी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ओके, ए सी स्क्वायर हमें दिया है 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यानी 64 माइनस 36 इज इक्वल टू 28। ओके, तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो गई है। सो यहाँ पे ए बी स्क्वायर की वैल्यूज़ ये चल रही हैं। ओके, ए बी स्क्वायर की वैल्यू है 28, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2√7 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर, यानी 2√7 सेंटीमीटर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका ये करेक्ट आंसर दिया गया है। तो सिंपल था, अगर आप सही से कैलकुलेशन करेंगे, सही से माइंड फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि बहुलक और मध्यिका के बीच अंतर 36 है तो क्वेश्चन है कि यदि बहुलक और मध्यिका के बीच का अंतर 36 है तो मध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करिए। ओके, तो यहाँ पर एक सूत्र लागू होता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमको दिया क्या है। हमें दिया है बहुलक और मध्यिका के बीच का डिफरेंस। मध्यिका के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 दिया है। ओके, सूत्र जो होता है वो होता है आपका बहुलक 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ओके, तो अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं और दोनों अपनी जो हमें इक्वेशन ये दी गई हैं इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बहुलक के टर्म में इसे लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। हमें दिया है बहुलक माइनस मध्यिका इज इक्वल टू 36, तो हम कर लेंगे बहुलक बराबर 36 प्लस मध्यिका। ओके, अपने इस माध्यिका को इधर इज इक्वल टू के ले आएंगे। अब ये हमारी दोनों इक्वेशन तैयार हो गई हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बहुलक को अगर ना लें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, मध्यिका प्लस 36 बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, इतना हुआ। यानी 36 प्लस 2 माध्य बराबर 2 मध्यिका। ओके, इतना हुआ। तो अब अगर हम कॉमन लेकर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18 प्लस माध्य बराबर माध्यिका। ओके, यानी माध्यिका और माध्य के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना था। तो माध्यिका अगली लाइन में हमारा माध्यिका माइनस माध्य कर देंगे, क्योंकि ये माध्य इधर प्लस का था, ये इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा। ओके, तो माध्यिका माइनस माध्य बराबर आपका 18 आ जाएगा। ओके, यानी माध्यिका और माध्यिका माइनस माध्य बराबर 18 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। 18 आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो एक बार फिर से इस पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था बहुलक और माध्यिका के बीच में 36 अंतर है, यानी बहुलक माइनस माध्यिका इज इक्वल टू 36। इसका सूत्र हम लोग को पता है कि सूत्र आपका होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ओके, तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 36,
इसको हमने सॉल्व कर लिया। माध्यिका को बराबर के इस साइड ले आए तो बहुलक बराबर 36 प्लस माध्यिका, यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को इन दोनों को बराबर कर दिया तो 36 प्लस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ओके, सॉल्व करने पर हमें जो आंसर है वो माध्यिका माइनस माध्यिका मिल गया, कितना, 18। सो 18 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप सभी को कोई भी डाउट हुआ हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1620 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। ओके, आपको बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दिया गया है, आपको जो है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आपका भुजाओं की संख्या, यहाँ पर n जो है ये भुजाओं की संख्या है। ओके, भुजाओं की संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल बराबर होता है n-2 गुणे 180 डिग्री। ओके, जहाँ पर n आपका भुजाओं की संख्या है, राइट। सो अब हमें योगफल दिया गया है और फॉर्मूला हमको पता है, इन दोनों चीज़ों को बराबर कर देंगे। ओके, यानी जब हम अपना ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो हमें मिलेगा 1620 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करने पर n-2 बराबर आ जाएगा 9, n बराबर आपको 11 प्राप्त हो जाएगा। आपसे यही तो पूछा गया था, बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछी गई थी और n हमारा जो होता है वो भुजाओं की संख्या होता है। n 11, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल दिया गया है 1620 डिग्री और सूत्र के हिसाब से बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल होता है ब्रैकेट में n-2 गुणा 180 डिग्री। दोनों ही चीज़ों को बराबर कर दीजिए, यानी 1620 बराबर हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर n-2 की वैल्यू 9 आ जाएगी और n की वैल्यू फाइनली 11 आ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n को x माइनस वाई से विभाज्य किया जाता है तो n का मान क्या होगा। n आपकी एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, या आपकी एक अभाज्य संख्या होगी, या फिर एक प्राकृतिक संख्या होगी। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एक प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC में आपका tan A की वैल्यू दी गई है, समकोण C है। ओके, यानी ये एक ट्रायंगल है ABC। ओके, AB और C समकोण C पर है। ओके, ये है। तो यहाँ पर tan A बराबर अगर 1 दिया है तो sin A इंटू cos A की वैल्यू आपको निकालनी है। tan A बराबर आपको 1 दिया है तो tan A यानी tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। ओके, आधार यानी लंब बटे आधार होता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से tan A की जो वैल्यू है इसके थ्रू हम आपका जो लंब है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और आधार है इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ओके, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर
ये फॉर्मूले से आप जो है वो कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। कर्ण की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी √2। ओके, अब आपको जो है लंब, आधार और कर्ण का पता चल गया है, राइट। साइन ए वैल्यू होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ लिख लीजिए लंब बटे कर्ण। लंब दिया है आपको 1 और कर्ण अभी आपने फाइंड आउट किया है √2। सिमिलरली कॉस ए निकाल देंगे। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, यानी 1 अपॉन अगेन √2। ओके, आधार आपको ये 1 दिया है और कर्ण √2 आया है। इस तरीके से साइन ए और कॉस ए आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन √2। ओके, एक बार फिर से लिखते हैं, 1 अपॉन √2। ओके, सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 अपॉन जो 2 है ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें tan A = 1 दिया है। tan थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। इस बेसिस पे आप tan A को 1/1 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 होता है। ओके, तो इस बेसिस पे आपका जो tan A में से लंब 1 निकल कर आ जाएगा और आधार 1 निकल कर आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कर्ण आ जाएगा आपका √2। ओके, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। ओके, लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब आपका बेस। ओके, सो इस तरीके से आपने फिर साइन ए निकाल लेना है और कॉस ए निकाल लेना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो फाइनल वैल्यू है उसे निकाल लेना है। ओके, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5, 3, 7 है, तो त्रिभुज ये कौन सा है? एक न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है? ओके, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, अभी हम इस रेशियो को मान लेते हैं 5x, 3x और 7x। 5x + 3x + 7x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी, 12 डिग्री। अब हम अपने तीनों कोण निकाल लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ओके, एंगल 1 आ जाएगा 5 × 5x, ये दिया है ना 5x, तो 5 × 12 60 डिग्री। नेक्स्ट आपको दिया है 3x, तो 3 × 12 36 डिग्री। ओके, नेक्स्ट दिया है 7x, 7 × 12 डिग्री, तो ये हो जाएगा 84 डिग्री। सो आपने देखा कि ये तीनों 60 डिग्री, 36 डिग्री और 84 डिग्री हैं। ओके, सो ये आपका तीनों ही 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज एक त्रिभुज जिसमें तीनों कोण आपके 90 डिग्री से कम होते हैं, वो सब आपके न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो इन तीनों कोण आपके 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, पढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको रेशियो दिया था 5, 3, 7। इन रेशियो को आपने 5x, 3x, 7x मान लेना है और इन तीनों के जोड़ को 180 के बराबर रख देना है। 180 क्यों? क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, जोड़ जाड़ कर कैलकुलेट करके आपने जो x है उसकी वैल्यू 12 डिग्री निकाल ली। अब आपने 12 के बाद जो x 12 आ गया, तो 5x में, 3x में, 7x में x की वैल्यू का मल्टीप्लाई करा के
60 डिग्री, 36 डिग्री, 84 डिग्री, एक आपने ये जो है एंगल्स निकाल लिए। ओके, अब इन एंगल को ध्यान से देखा तो ये तीनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री से आपके कम हैं। ओके, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये आपके न्यून कोण त्रिभुज हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 8788 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन हो। ओके, सो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस की जो है वैल्यू रख कर आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले अगर ऑप्शन 1 देखें तो 8788 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 29.33। ओके, जो कि हमारा एक पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग रखते हैं 4, ऑप्शन नंबर मतलब सेकंड ये लेते हैं 4 वाला, ठीक है। तो 8788 को जब हम 4 से ऐसे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2197। 2197 ये आपका जो है 13 का क्यूब होता है। 13 का क्यूब होता है तो हमसे पूछा भी था कि भागफल एक पूर्ण घन होना चाहिए, इसलिए जो ये 4th है यानी सेकंड ऑप्शन ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें कि आपकी x बड़ा है y से, इसका आपने लघुत्तम समावर्त लिया एलसीएम। ओके, 161 है इसका एलसीएम। तो फिर आपने x और y की x माइनस वाई का मान निकालना है। क्या होगा आपका मान, आपको बताना है। सो आपको बेसिकली 161 जो वैल्यू है इसका फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने पे आपको मिलेगा 23 गुणे 7। ओके, यानी x बड़ा है y से तो x आपका हो जाएगा 23 और y वैल्यू हो जाएगी 7। x और y की वैल्यू मिल गई 23 और 7, तो सिंपली आप x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। 23 माइनस 7 कर देंगे तो 16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 0.001 जिस पे कि 001 पर आपकी लाइन है। ओके, का परिमेय रूप क्या होगा। है कि 0.001 जहाँ पर 001 पे आपकी बार है। ओके, इसका परिमेय रूप क्या होगा, यानी इसको p/q के फॉर्म में आपको लिखना है। p/q के फॉर्म में आपको क्या लिखना होगा आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर आपको बेसिकली पॉइंट और बार हटाने के बाद ये 0.001 के ऊपर बार है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जो बार है इसे हटानी है और ये पॉइंट हटाना है। अब जो भी संख्या बचे उसे एज इट इज़ लिख देना है। ओके, यानी 1 आपका जो है वो बच रहा है तो 1 लिख देना है। अब जितने के बाद आपका डेसिमल है उतने बार 9 आपको लिख देना है अपॉन में, यानी 3 है तो 9 9 9। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं ये आपके। ओके, 1/999 इस तरीके से ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, एक संख्या जिसका दशमलव व्यंजक अशांत अनावर्ती होता है डैश कहलाती है। परिमेय, अपरिमेय, परिमेय परिमेय दोनों, ना तो परिमेय ना ही अपरिमेय। ओके, सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमेय। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो अपरिमेय सरल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 108 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है।
सो जिन्हें भी ये क्वेश्चन आता है वो अपना क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर निकालें। ओके, सो यहाँ पर आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर थीटा आपको ये गिवन है 108 डिग्री, आर आपको दिया गया है 7 डिग्री, बस वैल्यू रखकर इनको सॉल्व करना है। तो 108 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सो जब आप इसे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल आपको मिलेगा 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आपने देखा कि आपको अगर फॉर्मूला याद होते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज़ तो आप देखते रहिए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे एक अर्धवृत्त में अंकित किया जा सकता है और जिसकी त्रिज्या आपकी सेंटीमीटर है। ओके, त्रिज्या सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर आपका एक ये वृत्त है। ओके, और यहाँ पर एक आपका जो है सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक त्रिभुज है आपका। ओके, ये सी है पॉइंट, ये ए है एंड ये बी है। एक अर्धवृत्त में इसको अंकित करा हमने। ओके, ये सेंटर है, ये डायमीटर है इसलिए 2r हो गया। ओके, यहाँ से यहाँ तक एंड ये आपकी रेडियस हो गई। ओके, रेडियस सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बस यहाँ हम लोग फॉर्मूला ही यूज़ कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ओके, ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर हाफ आधार कितना दिया है 2r, ऊंचाई कितनी दी है ये r। ओके, हाफ आधार था 2r, ऊंचाई थी आपकी r, इसको सॉल्व किया तो आपका r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं ये आपके HTET एग्ज़ाम से रिलेटेड TGT के लिए मैथ्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप इनसे अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार सॉल्व करें। आप चाहें तो उनकी डिजिट में थोड़ा चेंजमेंट कर दें और फिर इसको सॉल्व करें, तो इस तरीके से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि हम जानते हैं आपसे पूछे ही जाते हैं। ओके, कई बार तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपका रिपीट हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो ये था आपका TGT मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1। आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी बचे हुए हैं जिन्हें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से पूरे जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करें, इन्हें अच्छे से समझ लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।